हेलो स्टूडेंट्स। अभी पार्ट वन नेशनलिज्म इन यूरोप के बाद ये सेकेंड पार्ट नेशनलिज्म इन यूरोप का है और इसमें आफ्टर 1815 क्या होता है वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। देखिएगा, जब आपसे कॉजेस पूछा जाएगा कैसे हुआ, तो जितने भी पहले के जो पॉइंट्स हैं जो पार्ट वन में हमने बताए हुए हैं उसके आगे ये कंटिन्यू पॉइंट्स बनेगा। यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ नेपोलियन कोड, उसके बाद में रोल ऑफ मिडिल क्लास, रोल ऑफ फिलोसफर्स। तो ये सारे पॉइंट्स होने के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो अवेलेबल होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए 1815 वाटरलू का बैटल ऑफ वाटरलू होता है और नेपोलियन को अलायंस सेना ऑस्ट्रिया की, ब्रिटेन की और रूस की, ऑस्ट्रिया, रूस और ब्रिटेन की कंबाइंड सेना, अलायंस की सेना का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और नेपोलियन को हरा दिया जाता है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है कि ये मेटरनिक के लीडरशिप में हुआ था। ठीक, और 1815 का मेन आउटकमिंग्स क्या होता है, तो एक मेटरनिक जो कि खुद ही एक प्रिंस था, ऑब्वियस सी बात है कि दिस वाज ओनली टू रिस्टोर द बर्बन डायनेस्टी। ठीक है, जो लुइस 16 के बाद बर्बन डायनेस्टी वहां से डिथ्रोन हो गई थी, उसको फिर से रिस्टैब्लिश करना, ये पहला मकसद था। दूसरी चीज कि जो लिबरलिज्म की प्रोसेस, ठीक है ना, उसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ लिबरलिज्म, उसके कॉजेज में मैंने बताया हुआ है डिटेल्स में आपको। तो लिबरलिज्म की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, उस लिबरलिज्म की प्रोसेस के अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म, ठीक है, कंजर्वेटिज्म क्या होता है, यथास्थितिवाद, यानी कि टुवर्ड्स द चर्च, टुवर्ड्स द वीमेन, टुवर्ड्स द फंडामेंटल राइट्स, टुवर्ड्स द किंग, उनकी जो सोच होती है वो पुरानी होती है। कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि नो चेंज। ठीक है, जिस स्थिति में है उस स्थिति को कंटिन्यू रखा जाए, मेंटेन रखा जाए, ये होता है कंजर्वेटिज्म। तो मेन चीज क्या था, 1815 जो वियना की ट्रीटी होती है नेपोलियन के हारने के बाद, ठीक है, उसमें दो तीन चीजें की गई। सबसे पहले तो ये कि भाई जाहिर सी बात है अलायंस सेना थी तो बंदर बाट करना था, ठीक है ना, जीते हुए देशों को। तो सबसे पहले तो ये था, और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट थी कि नेपोलियन, ऑल्दो नेपोलियन हैड बीन डिफीटेड इन दिस वार, इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद नेपोलियन का डर, यूं कहिए कि नेपोलियन के समय में फ्रांस इतना पावरफुल हो गया था, तो फ्रांस का डर अभी इन देशों को सता रहा था। तो इस ट्रीटी में सबसे पहली चीज ये की गई कि फ्रांस को इस बात के लिए फोर्स किया गया कि वो कभी भी नेपोलियन के दौरान जैसे एक्सपेंसिव पॉलिसी अपनाई गई थी, विस्तारवादी नीति अपनाई गई थी, उसको फिर से फ्रांस रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि द कमिटमेंट वाज मेड, फ्रांस was forced to make a commitment not to again accept the expansive policy। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात कि अब जैसा कि मैंने कहा कि जो जीते हुए देश थे उनको सब कुछ, सबको शेयर मिलना था। तो जो नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों का एक्सपेंशन करके जीता था, उन क्षेत्रों को फिर से पुनः स्थिति लाने के लिए इन देशों ने उस पर अपनी अपनी पकड़ बना ली। जैसे पोलैंड पर रूस को कब्जा दिया गया, ऑस्ट्रिया पर, ऑस्ट्रिया को, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया को सैक्सनी दिया गया। तो इस तरीके से सेटलमेंट की गई, जर्मनी को एज इट इज रखा गया। अब दो चीजें हो गई कि पहला तो कंजर्वेटिज्म की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, फिर से डायनेस्टीज को रिस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, राजवंशों को फिर से पुनर्स्थापित करने की कोशिश की गई। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये हिस्ट्री के लिए एक एंटी क्लॉक जाने की बात थी। ठीक है, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके बाद नेपोलियन के रिफॉर्म्स के द्वारा बहुत सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स टुवर्ड्स डेमोक्रेसी जो अपनाए गए थे, उनको फिर से वापस लिया गया। अब कंजर्वेटिज्म
जब अपनाया गया तो क्या क्या हुआ? नंबर 1, ऑटोक्रेसी फिर से एस्टेब्लिश हुई। लिबरलिज्म डिक्लाइन हुआ, डिक्रीज हुआ। तीसरी चीज, सेंसरशिप लगाया गया। कोई मीडिया और ये सब चीजें जो नेपोलियन के समय के बाद फ्रांस में तो लागू हुई ही थी, या कहिए कि नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों को फ्रांस की टेरिटरी में मिलाया था तो उन क्षेत्रों में तो लागू हुई ही थी। बाद में यूरोप के बहुत सारे देशों ने उसको फॉलो भी किया था, वो सारे वापस किए गए। यानी कि अब प्रेस, मीडिया, इन सब चीजों पे फिर से सेंसरशिप लगाई गई। व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस करने की कोशिश की गई, दबाने की, कुचलने की कोशिश की गई। ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, पीपल्स हैड नाउ नो राइट टू पुट अ क्वेश्चन अगेंस्ट द सिस्टम। यानी जनता को अब कोई प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं रहेगा। ऑब्वियस सी बात थी कि देखिए, एक बार जो स्वतंत्रता के वातावरण में रह जाता है उसको फिर से अधिक कैद किया जाए तो क्या यह संभव है? क्या ऐसा मुमकिन था? ऑफ कोर्स नहीं। 1815 टू 1830 ये फेज है जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कंजर्वेटिज्म का ये फेज है। 1830s के बाद कुछ चेंजेस आए, और ये चेंजेस क्या थे? 1830s के बाद उस पीरियड को हम लोग हार्डशिप एंड हंगर बोलते हैं। वाई हार्डशिप एंड हंगर? 1830s के बाद सबसे पहले तो ये कि यूरोप में एक नेट पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई। नेट पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है इसको समझ लीजिए, इकोनॉमिक्स के अनुसार थोड़ा समझा दे रहे हैं। नेट पॉपुलेशन ग्रोथ का ये है कि जब डेथ रेट कम हो जाए, ठीक है ना, मेडिसिन अवेलेबल हो जाए, लोगों के पास पैसे हो जाएंगे, तो किसी भी कारण से मेडिकल एडवांसमेंट हो जाए तो डेथ रेट कम हो जाएगी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है एक बैलेंसिंग होगी, पॉजिटिव होगी। तो यूरोप में पॉपुलेशन इस दरमियान मीनवाइल बहुत तेजी से बढ़ा, पहली चीज। दूसरी चीज, हैवी इंडस्ट्रीज 19th सेंचुरी के दौरान यूरोप में हैवी इंडस्ट्रीज का दौर था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते लोग, फ्यूडलिज्म खत्म हो ही गया था चूंकि लिबरलिज्म आ गया था उसके पहले ही, है ना। लिबरलिज्म अभी पिछले वाले वीडियो में डिटेल्स में बताए हम। लिबरलिज्म के बाद फिर से कंजर्वेटिज्म लादा मेटरनिक ने, है ना, 1815 में। तो देखिए उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लिबरलिज्म और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चलते बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुआ इंडस्ट्रीज का। ऑब्वियस सी बात है, लोग गांवों से शहरों की ओर आएंगे, अर्बनाइजेशन की प्रोसेस होगी। अब हैवी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रही है, तो क्या क्या हो सकते हैं? एक चैप्टर ओमिटेड कर दिया गया है, 6 या 7 चैप्टर हुआ करता था 2 साल पहले 10th क्लास में। उसमें ये कंपेयर किया गया है कि किस तरीके से मैनचेस्टर की आबादी 1830s और 1850s 70s के बीच में बढ़ी है। ठीक है। तो ये हार्डशिप और हंगर इसलिए कहा गया है क्योंकि नेट पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, एग्रीकल्चर कम हो गई, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंगेज कहाँ पे होंगे? इंडस्ट्रीज में होंगे। इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रही है। और 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसके चलते किस तरीके से इंग्लैंड में रिवॉल्यूशन होता है, पीजेंट्स मूवमेंट होती है, अनाज कम होने लगे, अनाज कम होंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अब जब प्राइसेस बढ़ जाएंगी और लोगों को, जाहिर सी बात है कि जितने लोग माइग्रेट करके शहरों की ओर आ रहे हैं, उनके रहने सहने और उनको सर्वाइवल के लिए बहुत सारी समस्या आएंगी। दैट्स वाई इसको हार्डशिप और हंगर का पीरियड कहा गया है। और इस हार्डशिप और हंगर के पीरियड के बीच ही एक सुगबुगाहट, एक इमरजेंस हो रही थी दूसरी चीजों की, जिन्होंने 1848 के लिए फ्रांस में जो नया कंजर्वेटिज्म था, ठीक है ना, उसके लिए एक माहौल तैयार किया नए रिवॉल्यूशन के लिए। अब ये क्या था? तो ये रोमांटिसिज्म था। देखिए, जब हम रोमांटिसिज्म कहते हैं तो जनरली इसका अर्थ, रोमांटिक सिज्म का अर्थ जनरली एक सामान्य अर्थ में लिया जाता है, मौज मस्ती की तरह, बट ऐसा नहीं है। लिटरेरी हिसाब से रोमांटिसिज्म का मतलब है कि आइडियलिज्म। और ये आइडियलिज्म होगा कैसा?
रोमांटिसिज्म इंडिकेट्स आइडियलिज्म टुवर्ड्स नेचर। ये थीम है सेंटेंस, इसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। जब भी पूछा जाए कि डज व्हाट डू यू मीन बाय रोमांटिसिज्म या व्हाट डज रोमांटिसिज्म स्टैंड फॉर, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, बिकॉज रोमांटिसिज्म ऑलवेज मोटिवेट्स, इंस्पायर्स टुवर्ड्स नेशन। आप इंग्लिश लिटरेचर में विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़िए, चाहे येट्स को पढ़िए, अर्नल्ड टेनिसन को पढ़िए, या हिंदी लिटरेचर में प्रसाद पंत को पढ़िए, निराला को पढ़िए, ठीक है ना। इनको भी रोमांटिक कवि कहा जाता है। हिंदी लिटरेचर जो लोग पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा छायावाद, जिस समय वर्ड्सवर्थ का जमाना था उसी समय भारत में छायावाद चल रहा था, मिस्टिसिज्म बोला जाता है। वही चीज़ है, प्रकारांतर से यदि उसका देखा जाए डिराइव करके तो सेम चीज़ है। तो यहाँ पर ये रोमांटिसिज्म जो थी, और रोमांटिसिज्म कहाँ से आ रही है, चलिए मैंने अभी एग्जांपल भी दे दिया प्रसाद और निराला जी का। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के संदर्भ में आएगा, चूंकि हम लोग यूरोप पढ़ रहे हैं तो वर्ड्सवर्थ का मैंने एग्जांपल दिया, और यहाँ पर एक दो एग्जांपल और। अब जैसे मान लीजिए कारपासकी का यदि म्यूजिक हो, चाहे वो ग्रीम ब्रदर्स की नॉवेल हो, सारी की सारी उनका फोकस कहाँ पे है, नेशनलिज्म के लिए। ठीक है, और ये हार्डशिप और हंगर के देखिए दो सिचुएशंस में रचनाएं बहुत बढ़िया होती हैं। या तो व्यक्ति खूब लेजर लाइफ में जी रहा हो, एक लग्जरियस लाइफ जी रहा हो, जैसे गुप्ता पीरियड को आप देखिए तो गुप्ता पीरियड में कालिदास भी होते हैं, बाणभट्ट भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन और या फिर क्राइसिस में होता है, जब जनता की स्थिति बिल्कुल जर्जर हो जाती है। तो यहाँ पर जो नेशनलिज्म 1830 और 1848 के बीच का जो पीरियड है, वहाँ नेशनलिज्म की ओर झुकाव क्यों आता है, ठीक है, रोमांटिसिज्म की ओर क्यों आते हैं, क्योंकि लिबरलिज्म से जो पैदा हुई ग्रोथ थी डेमोक्रेसी के लिए, जो एक लोग खुला माहौल चाह रहे थे, जो एक नेशन स्टेट का, नेशनलिज्म के लिए जरूरी है सबसे पहली बात नेशन स्टेट, है ना। और नेशन और स्टेट का अंतर मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत डिटेल्स में दिया है। तो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट चाहते थे, और यहाँ तो 1815 के बाद उल्टा सा होने लगा था, वो एडवर्स जाने लगा था सब कुछ, ठीक है ना। तो इन सिचुएशंस में रोमांटिसिज्म की शुरुआत होती है। और यहाँ से 1848 से कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। सबसे पहली घटना क्या होती है, उसमें मैजनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैजनी मिडिल लिबरल क्लास से आता था, और मैजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप नाम की कार्बोनरी, मतलब कार्बोनरी का मतलब क्या होता है कि गुप्तचर एजेंसियां, यानी जो अंडरग्राउंड होकर के, ठीक है, चलाती हैं। और इस तरीके से मैजनी ने लोगों को इकट्ठा किया, उनमें नेशन स्टेट के प्रति अटैचमेंट, पेट्रोटिज्म के लिए अटैचमेंट। तो मैजनी यहाँ पर यदि हम कहें कि एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता की बात होती है, ऐसे तो सब लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, हाइम्स लिखे जा रहे हैं, मार्टिर्स लिखे जा रहे हैं, और ढेर सारी चीज़ें हो रही हैं, नेशनल फ्लैग और तमाम चीज़ें। लेकिन इन सब के बीच में यदि एक कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, इस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के पहले शुरुआत का जिसको कहा जाए कि यदि वो प्रणेता है, शुरुआत करता है, लीडर है, माइलस्टोन एक कह लीजिए कि एक टॉर्च बियरर है, तो वहाँ पर उसका नाम मैजनी का नाम आता है। और मैजनी ने इसके लिए फ्रैंकफर्ट में एक असेंबली बुलाई, और फ्रेडरिक बिल्मर जो कि ऑस्ट्रिया प्रशा के राजा थे, ठीक है, उनको और ऑब्वियस सी बात है कि ये जर्मनी
जर्मनी के जो किंग थे उनको एक ड्राफ्ट दिया, और उस ड्राफ्ट में क्या था, उस ड्राफ्ट में था कि लिबरलिज्म की पॉलिसी को फिर से अपनाई जाएगी, लोगों को नेशन स्टेट की डिमांड को फुलफिल की जाएगी, लेकिन किंग ने उसको मानने से इनकार कर दिया। और यहीं से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो कि आगे चलकर तीन 7 इयर्स वार हुए हैं, और जिसमें तीनों फेज में फ्रांस और बाकी के देशों को एक एक करके हराया जाता है और जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा किया जाता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली मेरे प्रीवियस चैनल पर है, बहुत डिटेल्स में है, 2-2, 3-3 पार्ट में है, तो उसको आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मेरे पूरे नाम से मिलेगा आपको, रवि रंजन सिन्हा पूरा नाम करिएगा, टाइप करिएगा, एजुकेशन का लोगो होगा, तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा। एडिटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए उस पर कमेंट मत करिएगा। बाकी लेक्चर्स आपको बहुत पसंद आएगा, और क्योंकि मैं अगला सोच रहा हूँ कि नेशनलिज्म इन इंडिया डाल दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मेरे उस चैनल पे चले जाइएगा, और उसको सब्सक्राइब नहीं भी किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों ही चैनलों पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। बहुत सारे मोटिवेशनल टिप्स भी हैं, और बहुत सारे कोर्सेस तो कंप्लीट रहेगा ही, ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स का। और 8 to 12 होने वाला है, तो इसलिए 8-9 का तो मैं पहले भी डालता था उस पर, और 10th का, तो 8 to 12 इसके लिए आप दोनों चैनलों का इस्तेमाल करेंगे। और आपके घर में कोई बड़े छोटे भाई बहन बड़े पढ़ रहे होंगे, तो और लोगों के लिए भी कम्पिटिटिव टिप्स और कम्पिटिटिव मटेरियल्स हिस्ट्री और सिविक्स का कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और प्लस हिंदी लिटरेचर यूजीसी नेट IAS तक के लिए आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेगमेंट है हम लोगों का, उसमें हम यहाँ पर ले लेते हैं जो कॉलोनलिज्म से इम्पेरियलिज्म आया, ठीक है। और यहाँ पर आपके जो नेक्स्ट टॉपिक होता है यूनिफिकेशन, दोनों उस चैनल पे देख लीजिएगा आप लोग, बहुत डिटेल्स में 2-2, 3-3 है, ठीक है ना। एडिटिंग अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि तब मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। तो नेशनलिज्म और एम्पेरियलिज्म, ठीक है, क्योंकि नेशनलिज्म यूरोप पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसमें एक पार्ट जो आपको सिलेबस में पढ़ना है, नेशनलिज्म और एम्पेरियलिज्म में क्या अंतर है। देखिए, जब हम एम्पेरियलिज्म की बात कहते हैं तो एम्पेरियलिज्म को समझने से पहले थोड़ा सा कॉलोनियलिज्म समझ लीजिए। कॉलोनियलिज्म आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कॉलोनियलिज्म इज एन इकोनॉमिक फिनोमेना, एम्पेरियलिज्म इज अ पॉलिटिकल फिनोमेना। कॉलोनियलिज्म में क्या होता है, एक देश रॉ मटेरियल के सर्च में आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को याद करिए, और रॉ मटेरियल चीपर कॉस्ट पे मिले, इसके लिए दूसरे देश में अपनी कॉलोनी स्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है। इंपेरियलिज्म क्या होता है, 1857 का रिवोल्ट के बाद रानी विक्टोरिया का घोषणा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और शासन सीधे इंग्लैंड ब्रिटिश क्राउन के तहत चला गया। तो इंपेरियलिज्म का मतलब क्या हुआ, इंपेरियलिज्म का मतलब ये हुआ कि दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कॉलोनियलिज्म, नेक्स्ट स्टेप ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी व्यापार से शुरू हुआ, इंपेरियलिज्म में राज शुरू हो गया, ठीक है ना। तो इंपेरियलिज्म में राज शुरू हो जाता है, यानी कि जब एक देश दूसरे देश पर शासन करने लगता है, दिस इज कॉल्ड इंपेरियलिज्म। अब नेशनलिज्म, ध्यान समझिएगा, नेशन स्टेट की बात हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ने हैं। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, नेशन स्टेट के चलते ये जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है, इटली का यूनिफिकेशन होता है, यूके का होता है, ठीक है ना, और बाल्कन का तो कई फेज में होते होते उसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हो गया, ठीक है। तो ये सारे नेशन स्टेट और नेशनलिज्म, बट एक्सट्रीम नेशनलिज्म हमेशा इंटरनेशनलिज्म के खिलाफ होती है। क्यों, जब राष्ट्रवाद बहुत हावी होगा, जाहिर सी बात है, राष्ट्रवाद हावी होने का परिणाम ही था एक्सपेंसिव पॉलिसी, चाहे वो नेपोलियन को, चाहे वो हिटलर की हो, चाहे वो मुसोलिनी की हो, चाहे जापान के फ्रैंको की हो। जब अपनी सीमा का विस्तार करेगा तो किसी दूसरे देश की सीमा, किसी दूसरे पर अटैक करेगा, तभी तो सीमा का विस्तार करेगा अपनी। उस स्थिति में क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीयतावाद कहाँ रहेगी, ठीक है ना। यानी कि दोनों एक्सट्रीम नेशनलिज्म और इंटरनेशनलिज्म एक दूसरे के खिलाफ है।
लिबरल नेशनलिज्म हमेशा इंटरनेशनलिज्म चाहेगा, क्योंकि लिबरल नेशनलिज्म वही चाहेगा कि जो हमारे देश में जैसे डेमोक्रेटिक राइट्स हम फुलफिल कर रहे हैं अगला देश भी वैसे ही करे, ह्यूमैनिटी बेस्ड होगा, राइट। तो यहाँ पर जब हम ये कहते हैं कि नेशनलिज्म, जब यूनिफिकेशन होने लगा देशों का, देशों में नेशनलिज्म का पैसन आ गया, और साथ में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और मर्केंटलिज्म और लिबरलिज्म का ही इकोनॉमिक स्फीयर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को ग्रोथ मिली, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बाद क्या हुआ कि जब हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा तो कॉलोनी की जरूरत पड़ी, क्योंकि बड़ी बड़ी जब इंडस्ट्रीज लग जाएगी तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, अपने देश के रॉ मटेरियल कम पड़ने लगे। दैट्स वाई कि इंग्लैंड आता है, फ्रांस आता है, हॉलैंड आता है, पुर्तगाल आता है, या स्पेन आता है अफ्रीका के देशों में, एशिया के देशों में कॉलोनी की खोज में, ठीक है। और जब यहाँ के राजाओं को या अलग अलग क्षेत्रों में जो भी सिचुएशन वहाँ का देखा, वहाँ का मामलों में इंटरफियर किया, और फिर इंपेरियलिज्म शुरू हो गई, वहाँ पर शासन करने लगे डायरेक्टली। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। एक्सट्रीम नेशनलिज्म इंपेरियलिज्म को जन्म देती है, जिससे अल्टीमेट इंटरनेशनलिज्म और ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। थैंक यू। तो नेक्स्ट में हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे।